प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ओपन आइज चैनल में आप सबको खुशामदीद। एक लड़की अपनी आबीती सुनाती है कि मैं अपनी बदनामी का सेहरा अपने ही सर लेती हूँ। ना मैं नदानी में मोहब्बत करती और ना अपना सब कुछ लुटाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती। ये इन दिनों की बात है कि जब काफ़ी दिनों से हमारे घर के सामने वाला मकान खाली था। मालिक मकान किसी मुखसर फैमिली की तलाश में था। जल्द ही उसको किराएदार मिल गया। ये किराएदार असद नामी नौजवान लड़का था। वो नज़दीकी गाँव से शहर पढ़ने के लिए आया था। वो सारा दिन बाहर रहता और रात को घर आकर पढ़ाई में मशगूल हो जाता। जल्द ही पास पड़ोस वालों ने महसूस किया कि उसकी सेहत खराब होती जाती है। जब वो गांव से आया था, सुर्खो सफ़ेद और सेहतमंद था। बाद में रंगत पीली पड़ने लगी और दुबला भी होता गया। एक रोज़ वालिद साहब को गली में मिला। उन्होंने पूछा, असद बेटे, तुम्हें क्या हुआ है? क्या शहर का पानी रास नहीं आया जो रोज़ ब रोज़ कमज़ोर होते जाते हो? अंकल, दरअसल मैं सुबह शाम होटल से खाना लेकर खाता हूँ, जबकि मुझे को बाहर के खाने की आदत नहीं है। यही वजह है कि पेट खराब रहता है। वालिद साहब बोले, अगर तुम चाहो तो खाना हमारे घर से खा लिया करो। तालिब इल्मों का भी मुआशरे पर हक होता है। खाना तो रोज़ ही पकता है। एक आदमी का इसमें से निकल जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है अंकल, जब ज़रूरत हुई बता दूंगा। इस गुफ्तगू के अगले रोज़ ही मालूम हुआ कि असद अस्पताल में दाखिल है। किसी गैर मेयारी होटल से खाना खाया तो फूड पॉइजनिंग हो गई। कॉलेज में तबीयत खराब हो गई। कॉलेज वाले ही अस्पताल ले गए। चपरासी को पैगाम देकर असद ने हमारे घर भिजवाया था कि मैं फ़लाँ अस्पताल में दाखिल हूँ। मेरे घर से अगर कोई आ जाए तो इनको बता दीजिएगा। शायद इन्हीं दिनों उसके घर से इसका भाई या कोई रिश्तेदार आने वाला था। तभी उसने ये संदेशा मेरे वालिद को भेजा था। वालिद साहब असद की अयादत को अस्पताल गए। वो वहाँ 5 दिन दाखिल रहा। उस दिन के बाद से इसके लिए एक टाइम का खाना हमारे घर से जाता। जब वो कॉलेज से आ जाता तो बेल बजा देता। मुलाजम इसको खाना दे आता। असद ने बहुत इसरार किया कि वो खाने की रकम हर माह दिया करेगा, लेकिन वालिद साहब ने मना कर दिया कि कोई बात नहीं, हमसायों का भी हक होता है। कुछ दिन बाद हमारा मुलाजम छुट्टी पर चला गया। वालिद साहब तो दुकान पर होते थे, लिहाजा अब असद को खाना पहुंचाने का मसला था। मेरा भाई दुबई में था और घर में एक छोटी बहन थी जो मुझसे सिर्फ 2 साल छोटी थी। उसने तो साफ मना कर दिया कि वो खाना पहुंचाने असद के घर नहीं जाएगी। वालदा नहीं चाहती थी कि असद रोज़ाना हमारे घर में खाना खाने आए, क्योंकि इस तरह लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाता। अब उसका यही हाल था कि जब वो कॉलेज से आता, बेल देकर दरवाजे पर खड़ा रहता और खाना लेकर अपने घर चला जाता। खाना खाने के बाद दोबारा बर्तन देने आता। बेल देता और हम बर्तन ले लेते। ज़ाहिर ये आसान काम खासा मुश्किल था। कभी अम्मी फारिग ना होती तो ये फ़र्ज़ मुझको ही अंजाम देना पड़ता। एक रोज़ वो खाना लेने ना आया, अगले रोज़ भी ना आया। अम्मी बुरका उड़कर उसके दरवाजे पर गई। बेल दी, वो बाहर आया तो पूछा, बेटा खाना क्यों नहीं ले रहे? वो कहने लगा, खाला जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ रहा है और मुझको इस हाल की भी तकलीफ़ हो गई है। अच्छा बेटा, तो मैं खिचड़ी बनवाकर भेज देती हूँ। अम्मी ने मुझसे कहा कि खिचड़ी बना दो। मैंने खिचड़ी तैयार कर ली तो खाला का फ़ोन आ गया कि उनके शोहर की तबीयत ख़राब है, इनको अस्पताल ले गए हैं, फ़ौरन आ जाओ। वालदा ने बुरका सर पर डाला और खाला के घर जाने निकल गई। इनको ये भी याद ना रहा कि असद को खिचड़ी देनी है। काफ़ी सोच विचार के बाद बालाकर मैंने ही हिम्मत की। चादर लपेट कर मैं खिचड़ी लिए उसके दरवाजे पर पहुंची। बेल दी, कोई जवाब ना आया। सोचा शायद असद की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, सो हिम्मत करके उसके घर के अंदर चली गई। क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था, दबे कदमों डरती डरती आगे बढ़ी। वो कमरे में ना था। वाशरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनी। खिचड़ी उसके कमरे में पड़ी टेबल पर रखकर मैं उल्टे कदमों लौटी तो वो वाशरूम से निकल आया। कहने लगा, आपको जहमत करना पड़ी, शुक्रिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं। अम्मा को खाला के यहाँ जाना पड़ गया, तभी मैं आ गई। अच्छा बर्तन लेती जाइए। उसने प्लेट में खिचड़ी निकाली, बर्तन खाली कर दिए। मैंने बर्तन उठाए और घर को आ गई। इस पहली जुरत के बाद मेरी झिझक खत्म हो गई। अब जब भी मैं फारिग होती, दरवाजे से झांकती, अगर कोई गली में इधर उधर ना होता तो तेज़ी से उसके घर के अंदर चली जाती और खाना देकर आ जाती। शुरू में हम सलाम दुआ के सिवा और कोई बात ना करते थे। रफ्ता रफ्ता हिजाब कम होने लगा और मैं ठहर कर उसके साथ थोड़ी देर कोई इधर उधर की बातें कर लिया करती थी। अभी तक मोहल्ले वालों को इल्म ना था कि मैं उसे खाना पहुंचाती हूँ। एक रोज़ बदकिस्मती से मोहल्ले की एक औरत ने मुझको असद के घर से निकलते देख लिया। बस फिर क्या था, बात मुंह से निकली और कोठों चढ़ी। वो एक लगाई बजाई करने वाली औरत थी। हर तरफ उस बात को फैला दिया और यूं सारे मोहल्ले में बदनाम हो गई। माँ ने स्कूल से उठा लिया और इस डर से घर से मेरा बाहर निकलना बंद करा दिया कि कहीं इस मामले की खबर मेरे वालिद को ना हो जाए। अब तक तो हमारे दरमियान कोई ऐसा वैसा मामला ना था, लेकिन पाबंदी लगी तो न जाने क्यों दिल को बेचैनी रहने लगी। महसूस हुआ कि मेरे दिल में उसकी जगह थी जो अब इसकी जुदाई मुझे तड़पाने लगी थी। इंसान पर पाबंदियां लग जाएं तो कुर्ब की शिद्दत भी दो चंद हो जाती है। अब मैं इससे मिलने की नई नई तरकीबें सोचने लगी। एक बार खत लेकर उसके घर के अंदर फेंक दिया।
जिसमें लिखा था कि गली में निकलकर अपनी सूरत दिखा दिया करें, कहीं तो पल भर को मिलो। इसने इस खत का कोई जवाब न दिया। मुझको और ज्यादा बेकरारी लगी। एक और खत लेकर दरवाजे से झांका, देखा कि गली में कोई नहीं है, तो तेज कदमों से उसके घर की तरफ गई। इसके मकान की वो खिड़की जो सेहन में खुलती थी वो खुली हुई थी। हाथ आगे करके खत सेहन में फेंककर उल्टे कदमों घर में घुस गई। अब असद को यकीन हो गया कि जब तक वो मुझको जवाब न देगा मैं इसी तरह अहमकाना हरकतें करती रहूंगी। सो अगले रोज उसने दोपहर के बाद हमारी बेल बजाई। अम्मी नमाज पढ़ रही थी। मेरी छठी हिस्स ने कहा, हो ना हो ये वही है। दबे कदमों दरवाजे पर पहुंची, झांका तो वही था। कहने लगा, मेरे मकान में मेरे कॉलेज के दोस्त और क्लास फेलो भी आ जाते हैं, लिहाजा अब तुम मेरे घर में मत आना। मैंने कहा, तो फिर गली में ही मेरी बात सुन लो। वो बोला, आखिर तुमने मुझसे क्या बात करनी है? तुमको जो भी बात करनी है अभी कर लो। मैंने कहा, अभी अब्बा के आने का वक्त हो रहा है, वो अचानक आ गए तो बात और बिगड़ जाएगी। तुम मुझसे दरिया पर मिलो, मेरी सहेली का घर वहाँ करीब है, मैं इसके घर का कह कर जाऊंगी। उसने कहा, दिन को मैं पढ़ाई करता हूँ, कल से इम्तिहान शुरू हैं। मैंने कहा, अच्छा तो फिर रात को मिल लो। रात को उसने हैरानी से कहा, हाँ दरिया 2-4 कदम पर तो है। रात को अम्मी अब्बा जल्दी सो जाते हैं, मैं अंधेरे में निकल कर दरिया पर आ जाऊंगी। देखो आज रात जरूर आना, ऐसा ना हो कि तुम ना आओ और मैं वहाँ तुम्हारे इंतजार में रात भर बैठी रह जाऊँ। ऐसा कहकर मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब असद के पास उसके सिवा चारा न रह गया कि वो रात को दरिया किनारे जाकर बैठ जाए और मेरा इंतजार करे। इत्तेफाक के उस रोज़ अम्मा और अब्बा देर तक बातें करते रहे और कहीं 12 बजे तक सोए। जो ही वो सोए मैंने दबे कदमों सेहन अबूर किया और आहिस्ता से कुंडी खोलकर गली में झांका। आसमान पर सितारों की मदम रोशनी थी। गली सुनसान थी और वहां दूर दूर तक कोई न था। जाने इस मोहब्बत का क्या जोर और जज्बा होता है कि इंसान ना आंधी देखता है और ना तूफान, ना इंसानों का खौफ रहता है और ना भूत प्रेत का। मैं तेज तेज कदम उठाती तकरीबन 7 मिनट में दरिया किनारे जा पहुंची। अगरचा मुझे आने में देर हो गई थी, फिर भी यकीन था कि वो जरूर वहां बैठा होगा। हजारों वसवसों का खौफ दिल पर उठाए जब मैं दरिया तक पहुंची तो देखा कोई नजर न आया। थोड़ा आगे जाकर ढलवान पर कोई बैठा नजर आया। मैंने बेझिझक पीछे से उसके गले में बाहें डाल दी। इसी लम्हे मुझे महसूस हुआ ये तो कोई और है। मैं डर कर वापस पलटने लगी तो वो बोला, डरो नहीं बहना, मुझे असद ने भेजा है, इसको सख्त बुखार है, वो मेरे घर में लेटा है, तुमको बुला रहा है। मैंने कहा, रात आधी हो चुकी है, अब तुम्हारे घर गई तो वापस अपने घर कब तक पहुंचूंगी, इसलिए वापस जाती हूँ। उसने कहा, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, अब आ गई हो तो उसकी बात सुन लो। ये लो। उसने एक खत लेकर मुझे दिया है, खुद पढ़ लो, हो सकता है खत पढ़कर आपको यकीन आ जाए। उसने जेब से टार्च निकाली और खत पढ़ डाली। मैंने पढ़ा। लिखा था, मुझको शदीद बुखार है, 2 घड़ी देखने को आ जाओ। अंदाजे तहरीर उसी का था। मैं उसकी तकलीफ का सोचकर तड़प उठी। बगैर सोचे समझे उसके दोस्त के पीछे पीछे चल दी। जरा आगे आए तो स्कूटर नजर आया। वो बोला, इस पर बैठ जाओ, बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, तुमको वापस भी इसी सवारी पर ले आऊंगा। न जाने किधर किस रास्ते वो मुझे ले चला। इस वक्त मैं असद के इश्क में अंधी हो चुकी थी। असद के बुखार का सुनकर उसके पीछे चल दी, हालांकि मुझे वापस घर को पलट जाना चाहिए था। असद की सोचों में ऐसी डूबी हुई थी कि अंदाजा ना हुआ कितनी दूर चली आई हूँ। जब एक मकान के सामने स्कूटर रोककर उसने उतरने का कहा तो मुझे होश आया। अब मैं कुली तौर पर उसके रहमो करम पर थी। मकान के अंदर पहला कदम रखते ही दिल ने कहा कि तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। धड़कते दिल के साथ आधी रात को मैं एक अनजाने घर में दाखिल हो गई। तसव्वुर में असद का प्यारा चेहरा था और कुछ सोचना थी। जब अंदर गई वहां बिस्तर जरूर बिछा था, मगर इस पर असद न था। इधर उधर देखा, शायद दूसरे कमरे में हो। अभी मैं जायजा ले रही थी कि दरवाजा बंद करने की आवाज आई। वो शख्स जो मुझे लाया था दरवाजा बंद कर चुका था। इतने में दूसरे कमरे से 2 आदमी और आ गए, मगर इनमें कोई असद न था। मैंने पूछा, असद कहाँ है? इनमें से एक बोला, उसे भूल जाओ, वो दरिया में डूब चुका है, अब हम हैं तुम्हारे असद। इसके बाद क्या कहूँ? कलम को खून के आंसुओं में डुबो कर लिखूं तो सारा बदन का लहू काम आ जाएगा। मैं कितनी बेबस लड़की और ये इंसान नमा दरिंदे। जो कदम बिना सोचे समझे उठाया वो मुझको किस राह पर ले आया। रात सर पर से ऐसे गुजरी जैसे डाइन हो। हजारों गिद्ध और चीलें चिल्लाती हुई कानों में महसूस हो रही थी। मुझे जानवरों की तरह नोचा गया। सुबह हुई भी तो कितनी स्याहियां समेट कर मेरे दामन में ले आई। उजाला तो फिर हुआ ही नहीं। मैंने अगर एक गलती कर ली थी तो दूसरी नहीं करनी थी, मगर अगली सबसे बड़ी गलती ये की कि अब्बा के खौफ से सुबह घर पहुंचने की कोई तदबीर ना की। हालांकि मैं चाहती तो सुबह घर चली जाती, जो होता सो होता, बाबुल की छत से तो ना जाती, मगर मैं तो वहीं बैठी रोती रही। असद को कोसती रही कि उसने ये सब कुछ मेरे साथ जानबूझकर किया था, या वो खुद किसी का शिकार हो गया था। भूलपन से अपने किसी दोस्त को अपना राजदार बनाकर उनको मौका फराहम किया था। ये राज तो कभी खुल ही ना सका।
گھر جاتی تو یہ عقدہ کھلتا، لیکن گھر کس منہ سے جاتی؟ میری حالت میری بربادی کا نوحہ تھی، بھلا کون مجھے قبول کرتا؟ شاید ابا جان مجھ کو دیکھتے ہی شوٹ کر دیتے۔ دوپہر تک میں روتی رہی۔ وہ لوگ گھر کو تالا لگا کر چلے گئے۔ نہ میں نے آس پڑوس میں جھانکا اور نہ شور مچایا۔ یہی جی چاہا کہ اپنی بدنامی کا سہرا گانے سے بہتر ہے کہ یہیں پیاسی دفن ہو جاؤں۔ شام کو وہ لوگ آ گئے، کہا کہ یہاں ٹرکنا ٹھیک نہیں، کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی ہے، ان کے ہتھے چڑھ گئے تو اخباروں میں تصویر آ جائے گی، بہتر ہے نکل چلو۔ انہوں نے نہ تو مجھے اسد تک پہنچایا اور نہ میرے گھر تک، بلکہ ایک کار میں لاہور لے آئے اور یہاں شاہی محلے میں ایک عورت کے گھر پر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس عورت نے مجھے دلاسا دیا۔ وہ کہتی کہ مجھے ماں سمجھو، مگر وہ ماں نہیں، ماں کے نام پر دھبا تھی۔ وہ مجھے ہیرا کہہ کر متعارف کراتی تھی۔ نہ جانے کب تک یہ ہیرا اس گندی جگہ پر بکتا رہا کہ ایک روز ایک شخص جو وہاں اپنا دل خوش کرنے آیا تھا، میں نے اسے اپنا قصہ سنا کر التجا کی کہ مجھ کو میرے والدین تک پہنچا دو، بے شک وہ مجھے شوٹ کر دیں، اس جگہ رہنے سے تو باپ کے ہاتھوں مر جانا بہتر ہے۔ اس آدمی کو ترس آیا اور اس نے مجھے میرے گھر تک پہنچا دیا۔ وہاں سب بدل چکا تھا۔ ماں میری یاد میں رو رو کر اندھی ہو چکی تھی۔ باپ یہ بے عزتی سہ نہ سکا اور دنیا سے ہی رخصت ہو گیا۔ بھائی نے دروازہ تو کھولا لیکن کوئی بھی تعلق رکھنے سے انکار کر دیا۔ وہی آدمی مجھے واپس اپنے ساتھ لے آیا، میرے ساتھ نکاح کیا اور میں اب اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ پر زندگی میں ایک غلطی مجھے گناہ کی ایک ایسی غار میں لے گئی جہاں صرف دلدل ہی دلدل تھی۔ عشق میں اندھی ہو کر میں نے گھر سے ایک رات کے لیے قدم تو اٹھایا، پھر ساری زندگی وہ قدم اس گھر میں داخل نہ ہو سکا۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں کے پیار سے محروم ہو گئی، جنہوں نے مجھے پالا پڑھایا، ان کو ایک انجان آدمی کی خاطر ذلیل کروا دیا، اپنے باپ کی جان لے لی۔ میری تمام لڑکیوں سے التجا ہے جو اس عشق کے چکر میں مبتلا ہوتی ہیں، پلیز چھوڑ دیں، ماں باپ کی مرضی سے شادی کریں۔ بے شک کوئی رشتہ پسند نہیں آتا تو ریجیکٹ کر دیں اور دیکھیں، پر شادی گھر والوں کی مرضی سے کریں۔ اس سے آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار آپ کو ملتے رہیں گے اور آپ کا میکہ سلامت رہے گا۔ آپ اپنے میکے میں راج کریں گی اور یہی زندگی ہے۔ اب مجھے میرے شوہر نے کوئی تانا تو نہیں دیا، لیکن ہر دم یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے یا نہیں۔ اگر اس نے نکال دیا تو کہاں جاؤں گی؟ ہر وقت سہمی رہتی ہوں، ہر کام کرتی ہوں تاکہ وہ مجھ سے خوش رہے۔ میرا کوئی اپنا رشتہ دار نہیں رہا، اس لیے کیے پہ بہت پچھتاتی ہوں۔ پلیز رہنمائی کیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔